एक, ठीक है। और तो कोई मतलब नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, तुम लोग तो पहली बार हो, मैं पूछ रहा हूँ आप में से कितने लोग ऑफलाइन काफी दिनों के बाद पहली बार आए हैं आज, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे पूछने का औचित्य ये था। हाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कोई बात नहीं। थोड़ा सा नया नया लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं थोड़ा सा लगेगा। तो क्या था, एक छोटा बच्चा था यूकेजी का, और उसके पिताजी के संग वो बैठ के गाड़ी में कहीं जा रहा था। तो उसके पिताजी घुमाने लेके गए, कोविड के बाद की सिचुएशन थी, बहुत दिनों बाद वो घर से बाहर निकला था। तो रास्ते में एक बिल्डिंग दिखी उस बच्चे को, उसको बड़े ध्यान से देखने लगा। वो पापा पापा गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। पिताजी ने गाड़ी रोकी एकदम। तो वो बोलता है पापा ऐसा लगता है कि ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग से मेरा कुछ नाता है, ऐसा लगता है कि ये मतलब पिछले जन्म में शायद मैं कुछ था यहाँ। तो मैं खींच कर आपटा मारा पिताजी ने पर नालायक तेरा स्कूल है ये तो ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ ना हो, ये हमारी ही कोचिंग है और हम इसमें ऑफलाइन 1 साल के लिए पढ़ने के लिए एनरोल हुए हैं। तो वो थोड़ा सा अगर हम भूल गए तो हमें याद आ जाए, उस पूरे सिलेबस को हम ऑफलाइन ही खत्म करें। अगर हम ऑफलाइन हमने पढ़ने के लिए फी सबमिट की है और ऑफलाइन अगर हम एनरोल हुए तो हम उसको पूरा कंप्लीट करें। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। बाकी तो ठीक है, अगर कुछ लोगों को लग भी सकता है कि कभी एमपी नगर जोन 2 से निकले तो हाँ यार ये बिल्डिंग शायद कभी आए तो है यहाँ पर हम लोगों को जो आज एकदम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, दैट इज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। कई सारी यूनिवर्सिटीज में या कई सारे एग्जाम्स के सिलेबस में इसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 के नाम से भी जानते हैं। ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और एक सब्जेक्ट होता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दैट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2। कंबाइनली उनको हम कभी कभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट मान करके। बट एज पर द सिलेबस ऑफ गेट इन 2 को हमने 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म में रखा हुआ है। सब्जेक्ट उतना बड़ा नहीं है, छोटा सब्जेक्ट होता है। अगर हम सिर्फ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं तो अराउंड 20 to 25 आ सकते हैं, डिपेंड्स। अगर एकदम गांधी जी टाइप बच्चे बैठते हैं तो, और अगर थोड़े से अच्छे बच्चे ना, गांधी जी मतलब ये सही है, हाँ सही है, नहीं ये नहीं वो सही है, ओके, नहीं ऐसा सही है, ओके, उन्हें कोई इश्यू नहीं होता कभी भी। तो 20 आ सकते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट तक पहुंचने में 25 आ सकते हैं। और सेम इतने ही ड्यूरेशन का ±5 आवर्स वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होता है। 50 घंटे का ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इस तरीके से चलता है। सब्जेक्ट लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे से शुरू करते हैं। सब इंजीनियर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए भी ये सब सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एमपीपीएससी ए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ना हो। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर इस सब्जेक्ट से थोड़ा विशेष लगाव है। थोड़ा सा अंतर इतना आ जाता है, यहां पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों एग्जाम्स के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज बाकी दूसरे एग्जामिनेशन से ज्यादा है। जैसे अगर आप दूसरे स्टेट पीएससी को देखते हो, आप छत्तीसगढ़ पीएससी को देखते हो, उत्तर प्रदेश पीएससी को देखते हो, या फिर गुजरात का पीएससी हुआ, राजस्थान का पीएससी हुआ, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, तो उन राज्यों में इन 2 पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ज्यादा आता है। इवन मैं एमपी पीएससी के अंदर तो यहां तक बोलता हूं कि ये कभी कभी सॉइल मैकेनिक्स के बराबर आके खड़ा हो जाता है, सॉइल मैकेनिक्स के एकदम बराबर से पैरेलल खड़ा हो जाता है। अगर हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट मान लेंगे तब, है ना।
और उसका कारण सबसे ज्यादा जो बड़ा है, जो लगता है कि सबसे बड़ा कारण होना चाहिए, वो कारण है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर FGS ITS का होना, और FGS ITS का भी इंदौर में होना, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिस भी इंदौर में होना। अब वहां पर किलेदार साहब जैसे बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के FGS ITS के अंदर, तो इतने अच्छे फैकल्टीज होने के कारण जब पेपर बनाया जाता है तो उस कॉलेज का दबदबा होता है उसके अंदर, क्योंकि वो कॉलेज इंदौर के अंदर है। इजीली जो फैकल्टी अवेलेबल होते हैं वो FGS ITS के अवेलेबल होते हैं। आज से कुछ समय के बाद IIT इंदौर के साथ ये वाली चीज होने लगेगी। अभी वो उतना ग्रो नहीं हो पाया कॉलेज, इसलिए अभी वहां फैकल्टीज नहीं है। अब जब वहां पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इतने सारे अच्छे फैकल्टीज हैं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज पेपर के अंदर थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इंटरव्यूज के अंदर तो 90% टेक्निकल कभी कभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछा जाता है। अगर आपके पैनल के अंदर FGS ITS का कोई फैकल्टी फंस गया तो 90% आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ऊपर रहेगा। द सेम सब्जेक्ट इज नोन एज दी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अगर आप कहां देखते हैं, किसी भी डिप्लोमा लेवल के पेपर के अंदर देखते हैं तो सब इंजीनियर के अंदर, MPPSC के अंदर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बहुत कुछ पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू के अंदर आगे पहुंच रहे हैं तो सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग काफी चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सब इंजीनियर के एग्जाम को हम देखते हैं तो जो 100 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चन हमारे होते हैं उनमें 8 to 10 क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर एग्जाम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SSC JEE के अंदर हम 5 to 8 क्वेश्चन टेक्निकल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अभी पेपर हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 to 15 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी तक नए पैटर्न के ऊपर एक भी पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, गेट के अंदर तो हम सभी जानते ही 15 से 18 नंबर का लगभग हर साल ही आ रहा है। ये मार्क्स बता रहा हूं, है ना। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर अगर हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं तो जनरली 7-8 नंबर का 7-8 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, और मेंस के अंदर देखते हैं तो 30 से 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें जनरली या 2 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो ये छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट हमें पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है इस सब्जेक्ट के साथ वो ये है कि इट इज मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, मैं हमेशा बताता हूं जब भी कभी पढ़ता हूं, है ना। आप उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा रेयर होता है, कॉमन नहीं होता वो सब्जेक्ट। जो कॉमन सब्जेक्ट होता है वो कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग, जिन्हें पूरी जनता पढ़ती है। और ये कौन पढ़ते हैं, जो लोग हीरे होते हैं, ये जनता के सब्जेक्ट होते हैं। मतलब ये सब्जेक्ट मस्ट हैं, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ये आपको बेसिक कट ऑफ तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनका जो न्यूमेरिकल होगा उसको कोई छोड़ के नहीं आएगा। कोई छोड़ के नहीं आएगा मतलब ऐसा बच्चा नहीं जिसने पूरी साल मेहनत नहीं करी, मुंह उठा के पहुंच गया है, कोई पेपर देने जा रहा है तो उसके संग आ गया, चल मैं भी चलता हूं पेपर देने, ऐसा बच्चा नहीं। जो थोड़ा भी पढ़ के गया है ना, वो कम से कम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ के गया होगा, सब देके आएंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो केवल वो बच्चे देते हैं जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं या फिर अपनी अच्छी रैंक लेकर के आते हैं। इसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। अभी आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हो रिसेंटली, हाइड्रोलॉजी। वो सब्जेक्ट थोड़ा सा रेयर सब्जेक्ट माना गया है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी थोड़ा सा रेयर सब्जेक्ट माना गया है। रेलवे, टनल, ब्रिज थोड़े से रेयर सब्जेक्ट माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि इन सब्जेक्ट्स को आम जनता नहीं पढ़ती भी है तो पेपर के 2 दिन या 3 दिन पहले पढ़ती है। तो ये सब्जेक्ट हमारी रैंक बनाने में हमारी सहायता करते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इसे छोड़ के आप जा ही नहीं सकते, ये तो आपका बेस तैयार करेगा। आरसीसी आप छोड़ के नहीं जा सकते, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आप छोड़ करके जा ही नहीं सकते, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। सिमिलरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसे हर आदमी पढ़ के जाने वाला है, और आप इस सब्जेक्ट को छोड़ के कभी भी किसी भी पेपर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन फॉर्म करता है। साथ ही एक बात ये भी है इसको जनता सब्जेक्ट्स में रखने की
इसके अंदर से जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी कभी नहीं पूछा जाता। अब बच्चों के अंदर आम धारणा होती है कि जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चाहे आप सेप्टिक टैंक के ऊपर बात कर लो, चाहे आप इमहोप टैंक के ऊपर बात कर लो, या फिर आप ऑक्सीडेशन के किसी प्रोसेस के ऊपर बात कर लो, चाहे आप किसी डाइजेस्टर के ऊपर बात कर लो, कभी भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में नहीं है। वो जस्ट एक प्रोसेस है, हमें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वी आर इंजीनियर्स। हमने मैथमेटिक्स क्यों लिया था? क्योंकि हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती थी या फिजिक्स? फिजिक्स अच्छी लगती थी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती से ले लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जो गलती से मैथमेटिक्स ले लिए, उनको बाद में एहसास हुआ जब उनके पिताजी ने उनको इंजीनियरिंग में डाला, यार जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा मन से मैथमेटिक्स लिया है, वो बच्चा इसलिए मैथमेटिक्स लिया है क्योंकि उसको रटना आता नहीं है, उसको समझना आता है चीजों को, इसलिए उसने मैथमेटिक्स लिया। अगर मैथमेटिक्स लिया तो उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो था फिजिक्स के अंदर। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो किससे फॉर्म होता है? केमिस्ट्री से। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं, और उस केमिकल प्रोसेस के इन्वॉल्व होने की वजह से कभी कभी हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर लो चला जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ये सबसे बड़ा मेजर कारण है लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से थोड़ा सा बचते हैं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से बचते हैं। लेकिन मुझे ट्रस्ट कीजिए, मेरी बात अच्छे से मानिए, हमारे लेवल पर, मतलब बैचलर्स के लेवल पर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, इट इज 1 + 1 = 2। सिर्फ इतनी सी बहुत जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, आप लोग सब जानते हैं। बहुत सारी लड़ाइयां भी चलती हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेकर के। जो बच्चे अभी नए हैं वो बच्चे मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं सिविल इंजीनियरिंग, जो खाब हो चुके हैं, जो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उसके अंदर कौन किस पर आरोप लगाता है, कौन किस पर आरोप नहीं लगाता। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हमें उतनी गहरी राजनीति में उतरने की जरूरत ही नहीं है ना। ट्रस्ट में हमारा काम उसके बहुत पहले खत्म हो जाता है। हमें बहुत आसान से लेवल पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें उसके ऊपर जाना ही नहीं है। आपको कभी भी किसी भी पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आना, भूल जाइए। कभी भी इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर 95% कट ऑफ नहीं जा सकता। कभी भी मध्य प्रदेश पीएससी के अंदर 85% कट ऑफ नहीं जा सकता। कट ऑफ हमेशा कितना होता है? 60%, 65%, ज्यादा हुआ तो 70%। मैं बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, छोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम इतना ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। व्यापम के अंदर 200 में से 190 नंबर कभी कोई नहीं लेके आ सकता, 195 नंबर कभी कोई लेके नहीं आ सकता। मैक्सिमम कट ऑफ 172, 175, या कभी ज्यादा भी जाएगा तो 180 तक जाएगा, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। बच्चा इंसान ही होता है, उसके पढ़ने की सीमा होती है। तो हमें अपने आप को वहीं तक सीमित रखना है जहां तक हमारा सिलेबस हमसे एक्सपेक्ट करता है, हमसे उम्मीद करता है। उसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें ये सिलेबस बहुत नॉर्मल लगेगा, बहुत आसान लगेगा, और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमें बहुत आसानी से समझ में आएगी, बहुत इजीली समझ में आएगी। तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, इतनी कुछ परेशानियां नहीं है। अब कहने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी बातें चलती हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टिपिकल है। हाइड्रोलॉजी के अंदर ही कितना चलता था, पर समझ में आया ना आप लोगों को? ईमानदारी से बताओ, जो लोग मेरी पहली क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक बैठे थे, उन्हें हाइड्रोलॉजी समझ में आई, इंक्लूडिंग सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ भी समझ में आया। ये एक ऐसी मतलब चीज का नाम है जिसे 95% बच्चे सुनते तक नहीं है कि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ नाम की कोई चीज होती भी है, लेकिन वो चीज अल्टीमेटली समझ में हमारे आती है ना। तो ये चीजें भी बहुत सिंपल लेवल की हैं। थोड़ा सा अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे तो ये पूरा हमको समझ में आएगा। दूसरी बात, जो किताबें आपको रेफर करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी हम किसी भी पर्टिकुलर नोट्स को प्रेफर करते हैं या किसी बड़े वीडियो लेक्चर को हम प्रेफर करते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, होता है। मत कीजिए, मैं हूं ना। अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो मैं क्या करूंगा? और फिर आप यहां आए क्यों हैं? अगर आप ही इसकी स्टडी करने बैठेंगे, छोटा मोटा थोड़ी है, तो फिर आपने मुझे पैसे क्या को दिए? आपने आई से फीस मैं करूंगा ना इसकी स्टडी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, या जो भी स्टैंडर्ड डेटा है, आई विल रिवील, मैं आपको बताऊंगा उन चीजों से निकाल के। तो इसकी स्टडी आप मत कीजिए, डाउनलोड इसी के अंदर फंस के रह जाए। आपको जो किताबें रेफर करनी है, दैट इज सब इसके घर थोड़ी सी डिटेल्ड
लेकिन जब इसको आप रेफर करेंगे तो थोड़ी सी कॉशन रखिएगा, और उसकी के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लॉट ऑफ, बहुत सारी गलतियां हैं। कारण सबसे बड़ा, एसके गर्ग साहब बेसिकली वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के राइटर हैं, क्योंकि उससे मिलता जुलता था इसलिए उन्होंने इसकी एक बुक लिख दी। जब इनकी बुक को हम देखते हैं तो आधी बुक तो अभी भी किससे भरी हुई है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से। उसके अंदर रेन गॉज, वेन गॉज सब दिया हुआ है उन्होंने, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, एक्वीफर्स, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, इफेक्ट फील्ड, सब कुछ लिखी हुई है उन्होंने। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ पढ़ना है। एक और आप लोगों के लिए अच्छी बुक है, दैट इज बीसी पुनमिया। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि बुक थोड़ी सी शॉर्ट है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, बहुत सारा डेटा नहीं है। ये बहुत डिटेल्ड बुक है। अपेक्षाकृत ये वाली बुक ज्यादा सही है, पढ़ने के हिसाब से ये सही है, मतलब सही है मतलब मिस्टेक्स कम है इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे। जैसे फ्रीमैन फॉर्मूला होता है फाइव डिमांड को निकालने का, गलत है। P/5 होता है, इसके अंदर P/10 लिखा हुआ है। इसी तरह से जब ड्रॉ डाउन का कर्व बनता है, जब हम वेल का यील्ड निकालते हैं ना, ओपन वेल के अंदर, ट्यूब वेल के अंदर जब हम उसके अंदर जब हम मतलब बहुत छोटी सी डेप्थ में से जब हम यील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो ड्रॉ डाउन कर्व बनता है चारों तरफ से, वो गलत दिया हुआ इस किताब के अंदर। बहुत सारी गलतियां हैं ऐसी। तो एसके गर्ग के अंदर ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा उन चीजों को देख करके चलेंगे। बाकी नोट्स के अंदर मैं आपको जहां जहां गलतियां हैं वो चीज मैं बुक के अंदर जहां जहां गलतियां हैं मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं आपको डेटा दूंगा आप लोग इसको थोड़ा सा रेफर कीजिएगा, इसको फाइनल मान करके चलिएगा। अगर किसी किताब के साथ आपको कोई विसंगति मिलती है तो भी, शेष तो कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, गलती हर व्यक्ति से होती ही है। एसके गर्ग साहब के नाम के ऊपर अपन ने 2 मिनट में लांछन लगा दिया। एक किताब लिखना कौन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप उस आदमी से पूछिए जो किताब लिख रहा है। आईसी का स्टडी मटेरियल तैयार करने में हम लोगों की हालत खराब हो गई। जो पिछला लॉकडाउन था उसमें स्टडी मटेरियल तैयार किया गया, और जो अब का लॉकडाउन था उसके अंदर उसको धीरे 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 करके हम लोगों ने रेक्टिफाई, मतलब उसके अंदर गलतियां सुधारी। अब कोई हम पे आके लांछन लगा दे कि यार इसमें बहुत गलतियां हैं, तो मन में पता है कैसा आता है कि तू लिख के बता 300 पेज की किताब लिख के बता ना, तू 300 पेज की किताब, गलती तूने 2 मिनट के अंदर बता दी। तो एसके गर्ग साहब की किताब ही इतनी मोटी है, अपन उस पर लांछन लगाने वाले कोई नहीं होते। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर हमें क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप अगर किसी और का कुछ लेक्चर वगैरह या फिर कोई किताब आप रेफर करेंगे तो उसमें हो सकता है आपको ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे मिलेगा। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। बाद में लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर बोलते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसके बाद सप्लाई ऑफ वाटर, और लास्ट में आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिमांड ऑफ वाटर। तो देखने में ऐसा लगता है कितनी चीजें हैं, 4, लेकिन ये चीजें बहुत बृहद हैं, बहुत बड़ी हैं। वाटर अपने आप में बहुत बड़ा है, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर अपने आप में बहुत बड़ा है। कम से कम 4 दिन या 5 दिन लेता है, ये कम से कम 7 से 8 दिन लेता है अकेला, अगर हम 2 से 2.5 घंटे की क्लास रखते हैं तो। सप्लाई ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर इतने बड़े नहीं होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, 1.5-2 दिन में खत्म हो जाते हैं दोनों मिलकर के, इतने बड़े नहीं होते हैं। ये 2 ऊपर के जो चैप्टर्स होते हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, और उसी के अंदर जो इंट्रोडक्शन होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, उसे भी पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर द फर्स्ट हेडिंग चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, लिख लीजिए चीज, उसके बाद बात करते हैं।
मुझसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, दो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आप मान के चलिए तकरीबन 3 साल से बच्चे डिमांड कर रहे हैं। मैंने आखिरी बार 3 साल के पहले वाले सब्जेक्ट पढ़ाए थे, फिर बीच में मैंने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना एकदम छोड़ दिया। तो जो 3 साल से कुछ बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की हमेशा ही डिमांड रही कि सर एक बार वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग आप पढ़ाइए, पर पता नहीं क्यों कभी मौका नहीं मिल पाया, या पिछला 1.5 साल तो लगभग हमारा खराब हो गया, मतलब कोरोना में निकल गया, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, पता ही नहीं पड़ पाया। उसके पहले 1.5 साल में अपू मित्तल सर फ्री रहते थे, जनरली भोपाल आ जाते थे, तो फिर अब ये था कि उनको एक सब्जेक्ट देना ही है हमको, तो जनरली वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेते थे। तो ऐसा एक वो नहीं बन पाया, क्या बोलते हैं उसको, संयोग नहीं बन पाया कि मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा पाऊँ। बात बाकी, अच्छा दूसरी एक चीज़ ये भी है कि मेरे जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, या इंजीनियरिंग इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूँ, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया अपनी लाइफ के अंदर, मैं सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं होता, हर सब्जेक्ट की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये अपेक्षाकृत थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अगर आपको किसी को पढ़ानी है तो उसके पहले आपको खुद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तब भाई बच्चा टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है कि मास्टर साहब को तो सब कुछ आता है, वो तो कोई भी सवाल ले आके लग देता है सामने, लो आंसर वो ये थोड़ी सोचता है कि मास्टर साहब ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसे सब कुछ पता है, मतलब उसको ऐसा लगता है मास्टर साहब को सब कुछ पता है। तो हम लोगों को उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, एक सब्जेक्ट के लिए सालों की मेहनत होती है, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो इन सब्जेक्ट से जब बहुत मेहनत की गई तो मुझे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगने लगे। भाई आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, जिस चीज़ के साथ ज़्यादा समय निकालते हो, अपने आप उस चीज़ से मोहब्बत हो जाती है आपको। तो मुझे सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगने लगे, तो कभी संयोग नहीं बन पाया ऐसा। अब कोविड काल में फिर से संयोग बना कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए एक छोटी सी बात ये थी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले, मैं अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले केवल आपको ये चीज बताऊंगा, वाटर बहुत सारी फॉर्म्स में होता है प्लेनेट के ऊपर। जब भी कभी हम वाटर बोलते हैं तो इसका मतलब हम हर तरह के वाटर को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। मैं हाइड्रोलॉजी के लिहाज से बोलूं, वाटर सॉलिड भी होता है, वाटर गैस फॉर्म में भी होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है। इन तीनों टाइप के वाटर का प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकता। मींस ना तो उसकी डेंसिटी सेम होगी, ना उसकी अपीयरेंस सेम होगी, ना उसका फिजिकल सेंस सेम होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ना उसका हीट एब्जॉर्प्शन सेम होगा, ना उसकी कूलिंग सेम होगी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वाटर जिस तरीके से होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में उस वाटर की स्टडी एकदम यूनिक होगी और एकदम अलग होगी। सिमिलरली जब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आते हैं तो इसके जो 2 पार्ट किए गए हैं वो 2 पर्टिकुलर पार्ट 2 अलग अलग टाइप के वाटर्स के लिए किए गए हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक क्रम है। क्रम क्या है? जैसा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती थी ना, सेम उसी तरह से यहां पर एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसी चलती है? यहां पर वाटर जहां से आया है अंत में वाटर वहीं पहुंच जाता है। हम पानी को जिस पर्टिकुलर जगह से लेकर के आए हैं ना, अंत में ये पानी हमारा वहीं पहुंच जाता है। हम पानी को कहां से निकाल के लाए होंगे? कहीं हमारा रॉ वाटर रहा होगा। Let us suppose that there is a reservoir. उस रिजर्वायर से हमने उस पर्टिकुलर वाटर को क्या किया? लिफ्ट किया, और उसको लिफ्ट करके हम कहां लेके गए? ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। हमने वहां उस वाटर को ट्रीट किया। ट्रीट किया मतलब क्या? उस वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले मेजर किया। मेजर करने के बाद अगर जरूरत थी उसको ट्रीट करने की तो ट्रीट करी। लेट अस सपोज दैट उसकी हार्डनेस ज्यादा थी, उसकी सॉफ्टनिंग करी। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अंदर बैक्टीरिया का लोड बहुत ज्यादा था, उसका डिसइंफेक्शन किया।
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही आपने किया, ये वाटर आपका कहां चला गया? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आया ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद ये पानी कहां चला गया? कहां चला गया? यूज के लिए। यूज में क्या क्या हो सकता है? हाँ, डोमेस्टिक और पब्लिक और इंडस्ट्रियल, वेरी गुड, ईटीसी, और भी बहुत कुछ हो सकता है ना। हमने उसको यूज किया और यूज करने के बाद वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट वाटर, वेरी गुड। और वो वाटर वेस्ट वाटर बनने के बाद कहां चला जाएगा? सीवर्स में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? सीवर्स के बाद ये फिर से कहां आएगा? ट्रीटमेंट प्लांट में। लेकिन ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट सेम है क्या? हाँ, क्यों? एक जगह रॉ वाटर ट्रीट हो रहा है और एक जगह वेस्ट वाटर ट्रीट हो रहा है। और इसके बाद इस पानी को हम लोग क्या कर देंगे? इस पानी का क्या हो जाएगा? डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। यहां तक ये वाटर क्या था? फ्रेश। फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये हर टाइप की इंप्योरिटी से दूर है, बिल्कुल मेरा मतलब ये नहीं है। आपको इसको जिस उपयोग में लेकर के आना है, ये उपयोग के लिए परफेक्ट है। Did I make point or not? फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है कि वो हर टाइप की इंप्योरिटी से दूर है। सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको जिस पर्पस के लिए उसको उपयोग करना है, उस पर्पस के लिए वो ठीक है। जैसे इसका यूज हो गया, ये काय में कन्वर्ट हो गया? तुरंत, ये तुरंत कन्वर्ट हो गया वेस्ट वाटर में। तो यहां से लेकर के यहां तक की कहानी क्या कहलाती है? ये पूरी कहानी क्या कहलाती है? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। और यहां से लेकर के यहां तक की कहानी ये क्या कहलाती है? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि वाटर का डिवीजन हमने किस तरीके से कर रखा है, दो पर्टिकुलर टाइप के हमने डिवीजन कर रखे हैं। कौन कौन से? फ्रेश वाटर और वेस्ट वाटर। ये मेजर डिवीजन है। इसके बाद भी इसके अंदर अलग अलग डिवीजन है। जैसे फ्रेश वाटर, इसके भी अलग डिवीजन है। रॉ वाटर, ट्रीटेड वाटर एंड वाटर जस्ट बिफोर सप्लाई। वेस्ट वाटर के भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। फ्रेश सीवेज, सीवेज बोलते हैं वेस्ट वाटर को। फ्रेश सीवेज, ओल्ड सीवेज, ट्रीटेड सीवेज, या फिर सीवेज जस्ट बिफोर डिस्पोजल। अलग अलग उसके क्लासिफिकेशंस रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट चलेगा और इस पूरे सब्जेक्ट में वाटर हर जगह पर अपने क्वालिटी पैरामीटर्स को और अपने क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को लगातार चेंज करता रहेगा। जैसे 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 उसके टाइप के अंदर चेंज होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसे बनाना चाहे तो बना लीजिए जल्दी से। वॉइस ठीक आ रही है क्या? यार ये मुझे ही धुंधला दिख रहा है, ये सबको धुंधला दिख रहा है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं
इन सबको ब्लर दिख रहा है क्या ये? कल तक तो बड़ा चंगा था। आज क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, लोड ज्यादा पड़ गया है। अब ठीक हो जाएगा, वैसे काफी ठीक हो भी गया। देख, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो वाटर है क्या? मैं नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूं, हम अभी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर हैं। वाटर है क्या? अगर हम इसके एक मॉलिक्यूल को देखते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? क्या? वेरी गुड। हम जो भी कोई लेके बैठे हुए हैं उसकी सबसे छोटी में छोटी जो यूनिट पॉसिबल है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के कितने? H प्लस आया ना? कितने H प्लस? 2 एटम्स, 2 एटम्स प्लस कितने? ऑक्सीजन का कितना? 1 एटम। और जब हम इन दोनों को क्लब करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट होता है? H2O। दैट इज व्हाट? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पर ये जो केमिकली प्योरेस्ट फॉर्म है, क्या ये फॉर्म हमें कभी मिल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि हमें वाटर इस फॉर्म के अंदर मिल सके? H2O तो हमें हर जगह मिलता ही है, लेकिन क्या हमको यह पॉसिबल है कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिल जाए, H2O के अलावा उसमें और कुछ ना हो? क्या यह संभव है? नहीं, कभी भी यह चीज संभव नहीं होती। वाटर मिलने के तरीके क्या हैं? लेट अस सपोज दैट मैं पानी को लैब के अंदर बनाता हूं। लैब के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन के एटम और एक, दोनों किस फॉर्म में रहेंगे? गैस। वेरी गुड, गैस के फॉर्म में। मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के इन दोनों की लाइटनिंग करता हूं, दोनों को मिक्स करता हूं, तो क्या होगा? H2O का फॉर्मेशन होगा और वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। लेकिन जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो वो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब जिस मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है, लाइटनिंग के दौरान उस मटेरियल का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा पार्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है।
और वो डिजोल्व होकर उसको इंप्योर कर देता है। अगर वो ग्लास की भी होगी तो थोड़ा सा ग्लास उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसको इंप्योर कर देगा। लैब के अंदर भी आप एकदम परफेक्ट H2O नहीं बना सकते। दूसरा पानी हमको कहां से मिलता है? दूसरा पानी हमको कहां से मिलता है? कहां से? रिजर्वायर से मिलता है। रिजर्वायर में पानी कहां से आया? कहां से आया? मैं बात मिलना मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि अपन डिब्बा लेके गए और अपन पानी निकाल के ले आए। फिर क्या बोल सकते हो? सर वो दूसरा पंप कोचिंग में ऊपर टंकी रखी हुई है, वहां पे मिलता है। सर हम गिलास लेके जाएंगे, टंकी में भरेंगे और ले आएंगे। मैं वाटर फॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहा हूं अभी। एक तरीका तो कहां पर हो गया? लैब के अंदर। दूसरा पॉसिबल तरीका क्या है? नेचुरल। वो कहां होता है? क्लाउड में। दूसरा जो पॉसिबल हमारा सोर्स है दैट इज क्लाउड। या तो हम आर्टिफिशियली बनाए, आर्टिफिशियली बना पाना संभव नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो दूसरा जो तरीका है वो नेचुरल है। पानी कहां बनता है? क्लाउड्स में। अब जब वाटर क्लाउड में फॉर्म होता है तब वो किस में होता है? एकदम प्योर फॉर्म में, एकदम H2O, प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन जैसे 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 वो फॉर्म नीचे आती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और इन द फॉर्म ऑफ स्नो और इन द फॉर्म ऑफ हेल और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर क्या नाम बताओ? ट्रिजल, स्लीट, ग्लेस, आया ना? किसी भी फॉर्म में नीचे आती है। तो जब वो पार्टिकल सस्पेंड होते हैं एयर के थ्रू तो उस एयर के अंदर जो गैसेस होती हैं या उस एयर के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स उन वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ क्लब हो जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाती हैं? इम्प्योर। वो डिजॉल्व सॉलिड्स या फिर डिजॉल्व गैसेस के साथ नीचे उतरते हैं। फिर जब वो नीचे आ जाते हैं तो जब वो आगे बहना चालू करते हैं तो जब आगे बहते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ मिलता है। उसके अंदर सॉइल मिल सकती है, उसके अंदर वेजिटल मटेरियल मिल सकता है, कोई और ऑर्गेनिक टाइप का सब्सटेंस मिल सकता है या कोई और इंप्योरिटी मिल सकती है। वो पानी ज्यादा इंप्योर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। आफ्टर सम टाइम उसका क्या होता है? सेटलमेंट। किसके थ्रू? इनफिल्ट्रेशन। हमने हाइड्रोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, हाँ है ना? जब वाटर इनफिल्ट्रेट होता है तो उसके अंदर जो सॉलिड्स हैं, बड़े बड़े सॉलिड्स हैं, वो तो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, सरफेस पर रह जाते हैं। लेकिन जो डिजॉल्व मटेरियल होता है, जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं, जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, वो पानी के साथ नीचे उतर जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उस पर्टिकुलर पानी को हम बाहर निकालते हैं। अब जब पानी बाहर निकलता है तो वो किसी मैकेनिज्म के थ्रू निकलता है। लेट्स सपोज दैट यू आर यूजिंग अ बोर सिस्टम। बोर सिस्टम में आप हाथ डाल के तो निकाल नहीं पाओगे कि आपने ग्लास डाला बोर के अंदर और ये पानी आ गया, लो कम से कम इंप्योरिटी। आप कोई पाइपलाइन यूज करोगे या कुछ करोगे, उसके थ्रू पानी निकल के आएगा। तो वो जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल हल्का सा उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। प्लास्टिक की पाइपलाइन से जब पानी आता है तो आप देखना उसके अंदर उसकी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। वो जो मटेरियल होता है वो हल्का सा उसके अंदर डिजॉल्व होता है, उसका डिप्रीसिएशन हो रहा होता है, थोड़ा सा डिजॉल्व होता है वो। तो वो मटेरियल उसके अंदर आ गया और इंप्योरिटी बढ़ी। फिर पानी हमने यूज किया, यूज करने के बाद जब वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उसके अंदर इंप्योरिटी बढ़ती चली गई। वो हमारा कंसर्न अभी नहीं है। हमारा कंसर्न अभी कहां तक है? केवल यूज तक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, नाउ सी क्लियरली, जब पानी क्लाउड से लेकर के और हमारे यूज तक आया तो क्या वो प्योर था? हर एक पर्टिकुलर स्टेप में उसके साथ क्या आती गई? इंप्योरिटी। कंटिन्यूअसली वो वाटर इंप्योर होता गया, इंप्योर होता गया, इंप्योर होता गया, इंप्योर होता गया, हाँ है ना? हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये पढ़ना है कि कितने टाइप की इंप्योरिटीज पानी के साथ क्लब हो सकती हैं और उनके पानी के साथ क्लब होने से हमें क्या बस नुकसान होगा? क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है? अपने दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज ना रखें कि इंप्योरिटी हमेशा नुकसान करेगी। इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है? हार्मफुल चीज, हार्मफुल सब्सटेंस, हाँ, वो चीज प्योर फॉर्म में नहीं है। बस इसका मतलब यह है, अपने दिमाग को अलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। हम जिस मटेरियल की, जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं दैट इज H2O, केमिकली वो H2O के फॉर्म में नहीं है, केमिकली उसके साथ कुछ और चीज आके एसोसिएट हो गई है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज हार्मफुल ही होगी।
कई बार बहुत सारी चीजें हमारे काम की भी होती है। जब हम ग्राउंड वाटर निकाल के लाते हैं तो उसमें सर्टेन अमाउंट में कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कैल्शियम नहीं आएगा तो हमारी हड्डियां बुढ़ों की तरह हो जाएंगी, लटक जाएंगे हम। फ्लोरीन नहीं आएगा तो सर्टेन अमाउंट में, ऐसा नहीं कैल्शियम ही कैल्शियम चल रहा है फ्लोरीन आएगा तो हमारे दांत मजबूत रहते हैं, थोड़े से ठीक रहते हैं। फ्लोरीन आता है ना टूथपेस्ट में, बहुत ज्यादा आएगा तो दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन सर्टेन अमाउंट में हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इंप्योरिटीज हमेशा नुकसानदेह होंगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ इंप्योरिटीज ऐसी भी हैं जैसे आर्सेनिक थोड़ा सा भी आ जाए, बेरियम थोड़ा सा भी आ जाए, कैडमियम थोड़ा सा भी आ जाए, है ना, कॉपर, सिल्वर, साइनाइड, ये सब चीजें क्या हैं, बेहद खतरनाक। अगर ये थोड़ी सी मात्रा में भी आती हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज होती हैं जो डिजीज कॉजिंग होती हैं। कोई बैक्टीरिया आ जाए उसके अंदर मिक्स होके जो हमें परेशान कर दे। बहुत सारी बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। हर एक बायोलॉजिकल इंप्योरिटी हमेशा बेकार होगी ऐसा भी नहीं है। तो हर एक इंप्योरिटी या तो अच्छी होगी या फिर बेकार होगी, ये बात की बात है। हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन होगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंप्योरिटी एंड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंप्योरिटी ऑन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इट इज मेकिंग द वाटर डिस्प्लीजिंग और बेनिफिशियल। ये पानी को अच्छा बना रही है या पानी को बेकार बना रही है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? फिर उस इंप्योरिटी का हमें क्या करना है ये हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। चैप्टर समझ में आता है? आउटलाइन मोटी मोटी क्या चल रही है उसकी? शगुन। शगुन मतलब जो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ता है ना काम की चीजों के पहले, लिखिए। केमिकली प्योर वाटर is combination of two elements, that is hydrogen and oxygen, each molecule of water is formed due to chemical addition of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, chemical name of which क्या नाम है? पानी का केमिकल नाम क्या होता है? पानी का केमिकल नाम पूछ रहा हूं मैं केवल। केमिकल नेम ऑफ वाटर, H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। सच में? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड सुना है नाम कभी? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं उसको। केमिकल नेम ऑफ विच इज हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। Stop. It is not possible to find absolutely pure water in nature also when
water is artificially formed in the laboratory. When water is artificially formed in the laboratory by combining ions of hydrogen and oxygen in a test tube, then during lighting of them, लाइटिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है, लाइटिंग मतलब दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों एलिमेंट्स का, उस प्रोसेस को लाइटिंग बोलते हैं. देन ड्यूरिंग लाइटिंग ऑफ देम some of the test tube material that is glass, I dot E dot करके, that is glass, ब्रैकेट में लिखना however in very little amount, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, is mixed with it, फुल स्टॉप. पैरा चेंज कीजिए, लिखिए when water is formed through condensation of clouds, when water is formed through condensation of clouds, comma, it is in purest form, but as it falls through atmosphere, dissolved gases and suspended solids are mixed with it full stop. अगेन पैरा चेंज करेंगे. आफ्टर इसके बाद फिर से पैरा चेंज करेंगे. देखिए when precipitation reaches to the ground surface, during its runoff, soil, organic and inorganic matters are mixed with water also during its deep infiltration to the groundwater table,
ग्राउंड वाटर टेबल, solids are filtered out, solids are filtered out, but the salts, SALT, solids are filtered out। बे क्या हो गया बे, उंगलियां चटका रहे हो तुम लोग एक पेज में, लिखना छोड़ ही दिया था कि एकदम तो उंगलियां चटकाने लगा पहली बेंच में बैठ के, ये भी उंगली चटका रहा है पहली बेंच में बैठ के, ज्यादा हो गया क्या? ऑनलाइन वाला पढ़ाऊं? कॉपी बंद करवा देता हूं क्या ऑनलाइन? अच्छा सुन रहा था, मुझे लगा कि अंदर से परेशान हो रहे हैं कि जे उंगली दर्द कर रही है। नहीं नहीं, ऑनलाइन की आदत हो गई हो तो बताओ, स्लाइड खोल लेते हैं, कॉपी बंद कर लेते हैं, आराम करोगे थोड़ा सा, हाथ ऐसे ऐसे कर लो, मैं करवाऊं एक दो एक बोल के? नहीं नहीं, क्या है अभी एकदम कंप्यूटर के सामने से उठ के मास्टर के सामने आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ था मैं यार? अब ऐसे थोड़ी बेटा, आप लाओ बताओ, उंगलियां चटका के तुमने मुझे ही चटका दिया। इतनी मुश्किल से वो चीजें दिमाग में रहती हैं। When precipitation reaches to the ground surface during its runoff, ठीक है, during its deep infiltration to the ground, solids are filtered out, but the salts present in, salts, SALT, salt, but the salts present in layers of soil are mixed with water in dissolved state, Is that clear or not? अंतिम पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूड करते हैं जो हमने ऊपर लिखा। Hence it is very much clear that water obtained from any source on the surface of planet is need to be checked for quality and characteristics so that suitable treatment process can be decided। हाँ है ना? तो आई थिंक जो विजन है वो मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया है, आया ना? ठीक है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात ये याद रखिएगा, 90% ऑफ द सब्जेक्ट 90% of subject is concentrated on drinking water, but not 100% of the subject। तो अपने दिमाग के अंदर ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि पानी के और भी दूसरे उपयोग होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर उन उपयोगों के लिहाज से भी हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा।
90% हम ड्रिंकिंग वाटर पर रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी कहाँ में यूज होता है, मतलब हमारे सब्जेक्ट के अंदर, मैं ओवरऑल नहीं बोल रहा हूँ, हमारे सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा पानी हमें कहाँ में यूज करना है, ड्रिंकिंग वाटर में। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन उस पर रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी अन्य उपयोग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हमें क्वालिटी मेजर करनी है, देयर शुड बी क्वालिटी मेजरमेंट पैरामीटर्स। बोर्ड पे लिखेंगे देयर आर, बाद में लिखेंगे 3 क्वालिटी पैरामीटर्स। कौन कौन से? पहला, कई लोगों को पता होंगे वाली बातें, तो फिजिकल पैरामीटर्स है ना। अगला केमिकल पैरामीटर्स, और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ये 3 चीजें हमें मुख्यतः इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है ना। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स। राइट, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग फिजिकल पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल पैरामीटर्स क्या होंगे ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या है, कौन सी चीजें फिजिकल पैरामीटर के अंदर आएंगी, कोई बता सकता है? मैं उसका क्लासिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग दी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब क्या होना चाहिए, फिजिकल पैरामीटर हम किसे कहेंगे? केमिकल प्राइमरी नहीं होंगे। साइनाइड मिला दो पानी के अंदर, कौन होगा प्राइमरी? साइनाइड मिला दो पानी के अंदर, कौन होगा प्राइमरी? एक पूरे कॉलोनी की टंकी है, वहां कोई रहता है जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा, टंकी पे जाओ और साइनाइड मिला दो। कितना साइनाइड, कितना थोड़ा, कितना वॉल्यूम के हिसाब से? 500 लीटर की, 500 क्या, बहुत बड़ी टंकी है, 5 लाख लीटर की टंकी है, चलो कितना कितना मिलाओगे? इतना इतना साइनाइड? तालिबान ने वैकेंसी निकालनी है रिक्रूटमेंट चल रहे हैं देख लो, इतना साइनाइड, शहर तबाह कर दोगे तुम कॉलोनी नहीं, इतना कभी साइनाइड डाल दिया ना, उसी में खेल लग जाएगा पूरी कॉलोनी का। साइनाइड जानते हो क्या होता है? नाम सुना है किसी ने साइनाइड का? तो अगर साइनाइड वाटर के अंदर है तो आपकी प्रेफरेंस किसके ऊपर रहेगी? फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर, केमिकल पैरामीटर्स के ऊपर? प्रेफरेंस या प्राइमरी पैरामीटर्स मत बोलो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं फिजिकल पैरामीटर क्या होगा। फिजिकल का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ। ऐसा फिजिकल मतलब बाहर से देख के बता सकते हैं, ऐसा? हाँ, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात बोली, ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट मैं यही सुनना चाहता था। यहां मोदी जी की एक वर्चुअल, मोदी जी ने रैली करी थी ना, वर्चुअल रैली, आपने सुना था?
मोदी जी कहीं भी प्रकट हो जाते थे, दिल्ली से कहीं भी प्रकट हो जाते थे 3D में। आप मोदी जी को जाके सेंस कर सकते थे क्या? आपको मोदी जी यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे हाथ घुमाओगे तो मोदी जी के आर पार हो जाएगा, क्योंकि 2-3 रेडिएशंस के इक्विपमेंट्स लगे होते थे जिनसे मोदी जी की इमेज वहां पर बन रही है, फिजिकल अपीयरेंस आ रही है उनकी, पर वो वर्चुअल अपीयरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिजिकल उस चीज को बोल सकते हैं जिसको आप नॉट टच, मतलब उसको आप सेंस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल। उसका हिंदी में अनुवाद होता है भौतिक अंतर। हमारा मूड खराब है, नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल। हमारा मूड खराब है, किसी ने कुछ बोल दिया है या बात नहीं हो पा रही है, मूड खराब है। अरे यार दोस्त से बात नहीं हो पा रही, तो भाई दिमाग में कचरा भरा हुआ है, और जो लॉकडाउन आया है ना, इसने कचरे के अलावा कुछ नहीं भरा। ये फिजिकल पैरामीटर नहीं है, इमोशंस, इमोशंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? गैस जल रही थी, तूफानी मैं कसम खा के बोलता हूं, फिजिकल अंतर समझ में आया? दोनों के अंदर अंतर। मूड खराब है, ठीक है, इमोशनल पैरामीटर है। कसम खा रहा हो तुम्हारा हाथ जल रहा है, ये फिजिकल पैरामीटर, क्योंकि बिकॉज यू आर सेंसिंग इट। तो वो सभी पैरामीटर दैट कैन बी सेंस्ड, वो पूरे किसके अंदर आएंगे? फिजिकल पैरामीटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट हम देखना शुरू करते हैं किन किन चीजों को हम सेंस कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड्स का मतलब समझाएं? वो सॉलिड जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, सस्पेंशन में है, बहुत छोटे छोटे सॉलिड्स जो उसके अंदर पानी के अंदर सस्पेंशन में है। क्या आप उनको सेंस कर सकते हो? क्या आप उनको सेंस कर सकते हो क्या? हाँ, बड़े आराम से सेंस कर सकते हो। कैसे? देख के तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये डिजॉल्व सॉलिड्स वाला पानी है। मडी वाटर होगा ना यार, मिट्टी घोल दो पानी के अंदर थोड़ी सी, मिट्टी डिजॉल्व होती है क्या? मिट्टी डिजॉल्व होती है क्या? मड़ी बना देती है पानी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सस्पेंशन में आ जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो पहली चीज इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स। अगली चीज क्या होगी? अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसने, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है? आप पानी के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे, लाइट उसके अंदर नहीं जा पा रही है, लाइट का पेनिट्रेशन उसके अंदर नहीं हो पा रहा है, टर्बिडिटी। कॉज क्या होता है? ये लिखा हुआ है ऊपर, वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स। मड मिला दीजिए उसके अंदर, टर्बिडिटी हो जाएगी पानी के अंदर, टर्बिडिटी। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। टर्बिडिटी। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ, टेस्ट एंड ऑर्डर आया ना? और क्या हो सकता है? कलर। थोड़ा आलस आ रहा है, अभी जब लिखूंगा तब उनको पूरा पूरा लिख दूंगा। और क्या हो सकता है कलर के बाद? बताओ बेटा, बताओ। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं होगा? होगा, टच करके देख लो, यू मे सेंस इट। तो वो पूरे पैरामीटर जिनको आप सेंस कर सकते हैं वो फिजिकल पैरामीटर होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं पानी के 1 लीटर में आधा मिलीग्राम क्लोरीन घोल रहा हूं, क्या ये फिजिकल पैरामीटर होगा? वाटर विथ क्लोरीन, क्लोरीन पानी के अंदर घुल गई, क्या ये पानी का फिजिकल पैरामीटर होना चाहिए? तुम सेंस कर पाओगे क्या पानी को? नहीं कर पाओगे ना, इसलिए किसमें चला जाएगा? केमिकल पैरामीटर में। मैंने पानी के अंदर आधा लीटर कोरोना घोल दिया कोरोना, आधा लीटर तो खैर बहुत हो गया, तो मुझे कोरोना था और मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर ऐसे कर दिया और उसको चम्मच डाल के हिला दिया। तुम तो सेंस कर ही लोगे सर, वो पानी पिएंगे 4 दिन बाद सेंस कर लेंगे आराम से, या 8 दिन बाद अच्छे भी सेंस कर लेंगे। ये फिजिकल पैरामीटर होगा क्या? नहीं। ये कौन सा पैरामीटर होगा? बायोलॉजिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर थपाड़ा मार देना मैंने खींच के, केमिकल पैरामीटर होगा ये, बायोलॉजिकल पैरामीटर होगा। बैक्टीरिया या वायरस कहीं भी आ जाता है तो वो बायोलॉजिकल पैरामीटर बन जाता है, हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट ऑल ऑफ यू? तो तीनों टाइप के पैरामीटर्स क्लियर है हमारे सामने।
अभी हम पहले फिजिकल पैरामीटर्स को देखेंगे, देन केमिकल पैरामीटर्स को, देन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बड़े आराम से चलता है वाला चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं होती। असली दिक्कत कहां पे आती है? कहीं पे नहीं आती, पूरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है भाई। लिखो फिजिकल पैरामीटर, देखिए द पैरामीटर्स comma that can be sensed during quality check are known as physical parameters। पहला लिखेंगे फिजिकल पैरामीटर सस्पेंडेड सॉलिड्स। फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर सस्पेंडेड सॉलिड्स। बेटा कल से लिंक अलग अलग बनानी पड़ेगी, आज 5 अलग अलग लिंकों से मेरे ख्याल से 150 बच्चे हैं। भयंकर ही ब्लर हो रहा है आज। सस्पेंडेड सॉलिड्स के ऊपर आते हैं। देखिए सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? दो तरह के सॉलिड्स होते हैं पानी के अंदर, एक होते हैं सस्पेंडेड और एक कौन से होते हैं? डिजॉल्व्ड। हम इनको सॉलिड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो बेसिक फॉर्म है वो सॉलिड का है। अगर आप पानी को अलग कर दोगे देन दे आर सॉलिड्स। पानी के अंदर हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में ना रहे। एग्जांपल, नमक। सब बच्चे जानते हैं नमक क्या होता है? केमिकली NaCl, पक्का? सोडियम क्लोराइड। आपने 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर डाला और घोल दिया, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, पर क्या मैं इसको डिजॉल्व सॉलिड बोल सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि वो डिजॉल्व होने के पहले क्या था? सॉलिड था। तुम पानी को धूप में रख दो या गैस पर रख दो, जब पानी ऑपरेट हो जाएगा तो फिर से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो उसका बेसिक रूप काय का है? That's why it is known as dissolved solids। ऐसे पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो सॉलिड फॉर्म में हैं मूलतः, परंतु पानी के साथ वो डिजॉल्व्ड नेचर में आ जाते हैं, दे आर नोन एज डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। अब आप बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल देके बताया है, डिजॉल्व्ड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर होगा या फिर केमिकल? डिजॉल्व्ड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर होगा या फिर केमिकल? केमिकल। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? NaCl। केमिस्ट्री आ गई थी ना, केमिकल पैरामीटर, यू कैन नॉट सेंस इट। अब बच्चा बोलता है कि सर मैं पानी को पी के टेस्ट करके बता सकता हूं कि इसके अंदर नमक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टेस्ट करके बता देना अपन को, क्या आपके पानी में नमक है? अपन पानी पी के बता सकते हैं, हाँ या ना? बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते। जब अति करते हैं ना तब बता सकते हैं। 10 लीटर पानी में इत्तू सा नमक डाल दो, बता सकते हो क्या? लेकिन उसके अंदर नमक नहीं है क्या? है। इट कैन नॉट बी सेंस्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इत्तू से पानी में इतनी सी मिट्टी डाल दो, आप डिजॉल्व सॉलिड बता दोगे, या तो वो नीचे जाके बैठ जाए, सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड बता दोगे, या तो वो उसके अंदर तैरता। भैया पानी के अंदर छोटा सा पार्टिकल भी तैरता है ना, तो वो आपको दिखाई दे जाता है। दिखाई देता है, आप पानी को ग्लास में लेकर के दूर रख देते हैं कि हम नहीं पी पाएंगे। मैं फिर से वही स्टिक हूं, सेंस वाला खेल है पूरा, हाँ है ना? डिजॉल्व्ड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड्स दोनों सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये पानी के साथ मिक्स होते ही डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट्स व्हाई उनको सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, दैट्स व्हाई उनको हम सेंस कर पा रहे हैं। ये केमिकल पैरामीटर है और ये
फिजिकल पैरामीटर है। मैं इसको नीचे नोट करके लिखवाऊंगा भी, क्योंकि इन दोनों में आगे चल के कंफ्यूजन होने वाला है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसके नाम पर तो बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। वो जो आरओ बेचने आते हैं ना आपके घर पे, वो इसी को निकालते हैं, टीडीएस वैल्यू, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, इसी को निकाल के बताते हैं। वो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर लेके आते हैं, उसे डालते हैं पानी के अंदर, देखा है आप लोगों ने? इसी से करते हैं, डिजॉल्व सॉलिड्स को निकालते हैं। ठीक है, ये केमिकल पैरामीटर है, बाद में देखेंगे। नाउ सी, सस्पेंडेड सॉलिड्स कहां से आएंगे हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे पास कहां से आएंगे? सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो मेन सोर्स है दैट इज इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और एक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। मैं केमिस्ट्री में बहुत अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग बेसिकली इंजीनियर्स हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं, तो हमें उतनी जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक नेचर के पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक नेचर के पार्टिकल्स जैसे कि कोई पेड़ या फिर कोई एनिमल या फिर कोई ह्यूमन, जब उसका कोई पार्ट डिकंपोज होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। इसको छोड़ के जो चीजें होती हैं दैट इज इनऑर्गेनिक। मिट्टी, मेरी बात समझ में आ रही है? ऑयल, ग्रीस, मड, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक। पेड़ की पत्तियां, है ना, मरा हुआ एनिमल, ये सब क्या देंगे? ऑर्गेनिक। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डिकंपोज होने की टेंडेंसी होती है। डिकंपोज होने की टेंडेंसी मतलब आफ्टर सम टाइम वो पूरा डिकंपोज हो जाता है और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप पेड़ की किसी पत्ती को तोड़ के पानी में डाल दीजिए, आफ्टर सम टाइम वो पत्ती आपको वहां नहीं दिखेगी, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा? डिकंपोज, फट जाएगी ना, डिकंपोजिशन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी वहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वो कभी सस्पेंडेड सॉलिड दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। सस्पेंडेड सॉलिड मेनली कौन देगा? इनऑर्गेनिक नेचर के पार्टिकल्स। आप रेत डाल दीजिए थोड़ा पानी में, सस्पेंडेड सॉलिड कभी डिसॉल्व होगी क्या? कितना भी प्रयास कर लो वो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, उसके अंदर क्या रहेगी? सस्पेंडेड। अगर पार्टिकल छोटे होंगे तो, अन्यथा नीचे जाके आराम से बैठ विश्राम करेगी। हाँ या ना? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक। तो ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमें कहां से मिलेगा? इनऑर्गेनिक नेचर के पार्टिकल्स या कंपाउंड से, वॉटेवर, जैसे कि सॉइल, ऑयल, ग्रीस, है ना, ETC। दूसरी बात, इसका जो मेन इंपैक्ट होगा वो क्या होगा? मैंने दो चीजें कही थी आपसे, इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें देखने वाले हैं, एक तो पैरामीटर और दूसरा उसका इंपैक्ट। इसका इंपैक्ट क्या होगा? सस्पेंडेड सॉलिड्स का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स का इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट, एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग। पानी एस्थेटिकली मतलब देखने में, पानी देखने में बेकार लगेगा, थोड़ा मडी, जिस तरह का सॉलिड आप उसके अंदर डालेंगे उस तरीके का आपको देखने में लगेगा। तो पहला सबसे बेकार जो इंपैक्ट होगा वो पानी देखने में बेकार लगेगा, एक चीज। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने के लिहाज से बहुत जरूरी है, कई सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डिसइंफेक्शन की टेंडेंसी को कमजोर कर देते हैं, डिसइंफेक्शन की टेंडेंसी को कमजोर कर देते हैं, या फिर डिसइंफेक्शन के अगेंस्ट एक शील्ड बना लेते हैं, एक सुरक्षा कवच लगा देते हैं। अब ये कैसे लगाएंगे? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉलिड। लेट अस सपोज दैट आप पानी में डिसइंफेक्शन के लिए क्या डाल रहे हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल, अभी आप नहीं जानते, आफ्टर सम टाइम यू विल नो। आप पानी के अंदर क्या कर रहे हैं? भारत जैसे गरीब देश के अंदर, सॉरी मोदी जी, आप भारत जैसे गरीब देश के अंदर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन करने की अपनी औकात नहीं है, कर भी नहीं सकते अपन क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्लोरीन पाउडर लेके आते हैं ना नगर पालिका के अंदर,
क्लोरीनेशन कर रहे हैं और उसके अंदर क्लोरीन डाल रहे हैं, थोड़ी सी गैस के फॉर्म में डाल रहे हैं, जैसे भी डाल रहे हैं, व्हाटएवर। हाँ या ना? अगर कोई सॉलिड ऐसा हुआ जिसका क्लोरीन के साथ चक्कर है तो जैसे ही क्लोरीन जाएगी तो तुरंत क्या बोलेगा? वाह, आ जाओ, और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेगा, मतलब उसे अपने आप से चिपका लेगा। और अगर क्लोरीन उसके ऊपर चिपक गई तो जो क्लोरीन का ओवरडोज दे नहीं सकते थे, क्लोरीन का डोज तो आपने किसका अकॉर्डिंग दिया था? जितना पानी का क्वांटिटी था। हाँ या ना? लेकिन कुछ डोज को इन सस्पेंडेड सॉलिड्स ने अपने आप से चिपका लिया, और अगर वो क्लोरीन उस पर चिपक गई तो पानी का पूरा डिसइंफेक्शन नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर सस्पेंडेड सॉलिड डिसइंफेक्शन के लिए डाले गए केमिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो पानी का प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी? तीसरी बात, ये आदमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। हमेशा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। अगर भयंकर मड है, पथरी हो जाएगी आप, अगर आप वाला पानी पी रहे हो तो। अगर बहुत ज्यादा मडी वाटर है, अगर आप लगातार वो पानी पी रहे हैं तो आपको थोड़े दिन बाद पथरी हो जाएगी। आपको कुछ दिनों के बाद जॉइंडिस भी हो सकता है, लीवर से रिलेटेड, क्योंकि सबसे प्राइमरी ऑर्गन वही है जो झेलेगा पानी को सबसे पहले। आपको लीवर से संबंधित और भी कोई बीमारी हो सकती है, या फिर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करती है, जो हमारी यूरिन को सेपरेट कर देती है, और जो भी उसके अंदर से एब्जॉर्ब होने लायक मटेरियल होता है उसको हमारे शरीर के अंदर भेज देती है। तो आपको लीवर से संबंधित या फिर आपको किडनी से संबंधित रोग हो सकते हैं अगर उसके अंदर मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो। तीन उसके मेजर इंपैक्ट हैं। इसके बाद की कहानी हम क्या देखेंगे कि हम इस सॉलिड को पानी के अंदर से बाहर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। आफ्टर सुनना थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम इन चीजों को लिख लेते हैं। कोई डाउट है किसी का? कुछ पूछना है किसी को? नहीं समझ में आया? लिखिए, राइट डाउन। सस्पेंडेड सॉलिड is a physical parameter it comes in water mainly from inorganic compounds like soil, oil, grease, silt and mud etc. ठीक है, नीचे नोट डालिएगा। नोट के अंदर दो चीजें हम लिख रहे हैं। पहली चीज तो ये कि डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर आर कंसीडर्ड एज कौन सी इंप्योरिटी? केमिकल। डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर आर कंसीडर्ड एज केमिकल इंप्योरिटी। तो दोनों चीजों को अलग अलग रखें। नोट के अंदर सेकंड पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है मैं बताता हूं। मैंने अभी एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अब उसके लिए दे रहा हूं, विरोधाभासी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ऑर्गेनिक नेचर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। पेड़ों की पत्तियां, मरा हुआ एनिमल, मरे हुए इंसेक्ट्स, कीड़े, जो भी कुछ हो ऑर्गेनिक नेचर का अगर होगा तो इट विल बी डिजॉल्व। लेकिन एक छोटा सा अपवाद है इसके अंदर। अपवाद कौन बता सकता है?
एक छोटी सी चीज है जो नहीं हो सकती, छोटा सा अपवाद। नहीं, मैं स्मेल के ऊपर तो जा ही नहीं रहा हूं, मैं इस बात के ऊपर जा रहा हूं कि एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं। अपवाद सर्टेन अमाउंट तक, थोड़ा सा, मतलब कुछ टाइम तक तो कम से कम रहेगा, लंबे टाइम तक भी रह सकता है, कुछ टाइम तक तो कम से कम रहेगा। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इज मेड फॉर वाटर एक्चुअली। जो वाटर के अंदर पैदा होने वाले प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी, ये इतनी जल्दी पानी के अंदर डिजॉल्व, क्योंकि वो बनते ही किसके अंदर है, पानी के अंदर। नहीं बात समझ में आई आप? एक नॉर्मल प्लांट को तोड़ के पानी के अंदर डाल दीजिए, वो डिजॉल्व हो जाएगा गारंटेड, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है लेकिन जो एल्गी होगा या फिर कोई और एक्वेटिक प्लांट होगा वो लंबे समय तक पानी के अंदर रहेगा, और लंबे समय तक पानी के अंदर रहेगा तो इट विल बी काउंटेड एज द सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है उसके अंदर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ है ना? लिखिए नोट के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए, some organic compounds like aquatic plants, ब्रैकेट में लिखना, फॉर एग्जाम्पल EX करके एल्गी, फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ब्रैकेट बंद कर लेना, can also contribute to increase suspended solid concentration in water. ठीक है भैया? Next, impact of suspended solids. Next heading, impact of suspended solids. पहला, it makes water aesthetically displeasing. It makes water aesthetically displeasing. ठीक है? अगला मैंने समझा दिया है आपको पहले ही। अगला, it provides absorption नहीं, एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर घुस जाना, एब्जॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे चिपक जाना, सतह पे चिपक जाना, है ना? दोनों में फर्क होता है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। इट प्रोवाइड्स एब्जॉर्प्शन साइड फॉर केमिकल and biological agents due to which efficiency of disinfection can be reduced. एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, आपने थोड़ी क्लोरीन डाली, क्लोरीन को उसने क्या कर लिया, अपने साथ चिपका लिया, एडजॉर्ब कर लिया, अगर वो उसके साथ चिपक गई तो अच्छे से डिसइंफेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है? अगला लिखिए, इफ सस्पेंडेड solids are biologically active,
बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब समझ रहे हैं क्या? जैसे एल्गी है आपके पास, सपोज दैट, या वुड है आपके पास, या कुछ और है जो पानी के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया, मतलब उसने पानी के अंदर अपनी सरफेस पर फंगस डेवलप कर ली। मतलब समझ रहे हैं आप मेरा? फंगल इंफेक्शन उसके ऊपर डेवलप हो गया। जब आप पानी पिएंगे तो वो फंगस आपके अंदर जाएगा, फंगस आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर इंफेक्शन फैल सकता है। फैलेगा ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की भी अपनी एक शील्ड होती है। अभी चल रहा था ना ब्लैक फंगस, हम सब ब्लैक फंगस खाते हैं, प्याज में जो काला काला लगा होता है ना, इस ब्लैक फंगस। आप ऊपर पानी पी के आ रहे हैं वाटर कूलर में, 110% उसके अंदर ब्लैक फंगस है। ऐसा नहीं है कल से पानी नहीं पीना है। ग्रीन फंगस तो है ही उसके अंदर, मैं भी उसी का पानी पीता हूं। मैं जो पानी रखा हुआ है मेरे पास, वो भी उसी में से आ रहा है। उसमें से आ रहा है ना भैया, ऊपर से पूछ लो उससे, वो भी ऊपर से ही आ रहा है ना। मैं अलग से पानी नहीं बुलवाता अपने लिए। उसमें ब्लैक फंगस है, 110% ब्लैक फंगस है उसके अंदर। हम डेली उसको ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की शील्ड इतनी अच्छी है कि वो उसको काउंटर कर रही है। डेली हम ले रहे हैं, डेली काउंटर हो रही है। कोविड के साथ क्या हुआ? आदमी की इम्यूनिटी इतनी नीचे चली गई कि वो किसी और चीज़ को काउंटर कर ही नहीं पा रही थी। कोविड के अंदर हम जितने भी मेडिसिन लेते थे ना, चाहे हम AG5 मतलब एजिथ्रोमाइसिन 500 लेते हों, चाहे हम डॉक्सीसाइक्लिन लेते हों, या फिर हम आइवरमेक्टिन 20 mg या 10 mg की लेते हों, या कोई और पर्टिकुलरली हम एंटीबायोटिक लेते थे, वो एंटीबायोटिक कोविड को ठीक करने के लिए नहीं थी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए थी, कि कोविड के साथ साथ आपको कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। क्यों? क्योंकि कोविड से लड़ने में आपकी शरीर की पूरी इम्यूनिटी बिजी है। अगर इस समय दूसरा युद्ध छिड़ गया तो आपका शरीर दो फ्रंट पर लड़ाई नहीं कर पाएगा। वो ऑलरेडी कोविड के साथ लड़ने में बिजी है। जो लोग मरे वो वही मरे जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, साथ में कुछ और भी हो गया। इसीलिए टाइम पर एंटीबायोटिक लेना जरूरी थी। खैर, तो अगर वो सस्पेंडेड सॉलिड ऐसा है जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकता है, तो वो हमारे अंदर डिसीज भी पैदा कर सकता है। ठीक है, राइट। थर्ड, इफ सस्पेंडेड सॉलिड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, then they may form disease causing substance. Measurement of टोटल सॉलिड्स। ध्यान देना, मैं सस्पेंडेड नहीं लिख रहा हूं। ध्यान देना, मैं सस्पेंडेड नहीं लिख रहा हूं। मेजरमेंट ऑफ, मैंने क्या लिखा हुआ है? टोटल सॉलिड्स, टोटल। ओके, सो टोटल सॉलिड क्या क्या अपने अंदर रखेंगे? सस्पेंडेड प्लस, वेरी गुड। सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर क्या क्या होगा? कुछ अमाउंट में, पूरे लिख देता हूं यार। और थोड़े से अमाउंट में
कौन से नेचर की? सिमिलरली डिजॉल्व सॉलिड्स के अंदर भी क्या क्या होंगे? दोनों नेचर के। इनऑर्गेनिक नेचर के कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको, नमक इनऑर्गेनिक है ना, और कुछ अमाउंट में क्या होंगे? ठीक, सी सपोज दैट कि मेरे पास एक सैंपल है पानी का, सैंपल ऑफ वाटर, छोटा बीकर है, लेकिन मैंने उस बीकर को थोड़ा सा बड़ा करके बताया है, इसलिए बड़ा करके बताया है सो दैट आपको वो समझ में आए, दिखाई दे। बीकर है छोटा सा, मैंने इसको बीकर में डालने के पहले क्या कर लिया है? फिल्टर कर लिया। फिल्टर, यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ था एप्रोप्रिएट साइज का, एप्रोप्रिएट साइज का, जिस साइज का मुझे फिल्टर जरूरत है। सीप साइज अलग अलग हो सकता है। तो कुछ एक पर्टिकुलर सॉलिड इसके ऊपर जमा हो गया होगा, हाँ या ना? अभी कोई प्रश्न ना पूछें, मुझे पता है आपके मन में, ज्यादातर लोगों के मन में क्या प्रश्न आएगा। और कुछ एक सॉलिड इसके अंदर मौजूद है। ये पूरा सॉलिड क्या है? सस्पेंडेड। मुझे पता है क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर फिल्टर की सीप साइज छोटी हुई तो उसमें से सॉलिड पास कर जाएगा, और आप उसको कैसे काउंट कर लोगे? डिजॉल्व की तरह। मुझे पता है, थोड़ी देर के लिए उसको अपने मन में साध के रखेंगे। थोड़ा सा सॉलिड इसके अंदर डिजॉल्व स्टेट में होगा, ये पूरा डिजॉल्व सॉलिड जो फिल्टर से बाहर आ गया। आप क्या करो, इन दोनों सॉलिड्स को, ये सॉलिड भी गीली अवस्था में है, गीली अवस्था में है, इन दोनों सॉलिड्स को गर्म करो। कितने पर? 104 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पता है? ट्रायंगल का मतलब हीटिंग, इसका मतलब होता है हीटिंग। सौम्य, क्या हुआ? रस्सी बंधवाओ। नहीं नहीं, आ जाएगी, उसको गले में डाल के पेन में बांध लो। छोटे बच्चों को हम ऐसे ही करते हैं। मेरी बिटिया का वो गिरता रहता है क्रेयॉन, तो मैं यही काम करता हूँ, एक रस्सी बांध देता हूँ तो वो लिखती रहती है। अब नहीं गिरेगा? ठीक। और इसको भी मैं गर्म करता हूँ एट द रेट 104 डिग्री सेल्सियस। वाई एट 104 डिग्री सेल्सियस? इट इज दी टेम्परेचर एट विच वाटर इज कंप्लीटली evaporated। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 104 डिग्री सेल्सियस पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सॉलिड्स के साथ है। अभी कुछ एक वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? कुछ एक पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब, उसको निकालना इतना आसान। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन इट इज इन प्योर स्टेट। लेकिन अगर कुछ सॉलिड्स हैं तो आपको टेम्परेचर को हल्का सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपने गर्म किया, यहां पे क्या मिल गया आपको? मैं इसे ड्राई सॉलिड, मैं इसे ड्राई सॉलिड। ये ड्राई सॉलिड कौन सा था? ये ड्राई सॉलिड कौन सा था? टोटल सस्पेंडेड, हाँ या ना? और ये वाला ड्राई सॉलिड कौन सा है? टोटल डिजॉल्व। बेटा ये टोटल डिजॉल्व के बटे में नहीं है। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। कॉपी लेके बताना मेरे पास। इट इज अगेन हीटेड। मन ही नहीं भरता है। नाउ इट इज हीटेड एट 600 डिग्री सेल्सियस। कितना? 600। इसके बाद फिर से आपको क्या मिलेगा? फिर से आपको क्या मिलेगा? कुछ एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ एश। राख होती है ना, राख, उसके फॉर्म में मिलेगा कुछ, है ना? जो रिमेनिंग सॉलिड होगा दैट इज रिमेन्स। अस्थियां, अस्थियों को बोलते हैं ना अपन रिमेन्स।
जो रिमेन्स होगा वो रिमेन क्या है, वो रिमेन क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। क्यों बच्चों, जिस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर, उसी तरह से 600 डिग्री सेल्सियस इज द इवापोरेशन पॉइंट फॉर ऑर्गेनिक मैटर। 600 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं रह सकता, वो या तो एस के फॉर्म में नहीं, इवापोरेट होके ऊपर चला जाएगा या फिर लिक्विड बन के नीचे चला जाएगा और उसके बाद इवापोरेट हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर ऐश में भी कन्वर्ट हो गया स्टिल इट इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, वो इवापोरेट हो जाता है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल सही नहीं है लेकिन मैं देता हूं। जब ह्यूमन रिमेन्स को हम इलेक्ट्रिक जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जो विद्युत ताप वगैरह आ गए ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक, मैं भूल रहा हूँ, क्रिमिनेशन करते हैं ना जिसमें अपन इलेक्ट्रिक होती है, तो उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलता। नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग, एवरीथिंग इज इवापोरेटेड। क्योंकि जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो इतना बड़ा टेम्परेचर है, 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ट्रे आएगी ना जिसमें बॉडी रख के अपन अंदर डाली थी, वो एकदम खाली आएगी, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। क्या बेटा? हाँ, तो जब हम उसको रखते हैं तो उसको टेम्परेचर को वो थोड़ा कम पर सेट करके रखते हैं जानबूझ के, टाइमिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं, सो दैट जो हमको कुछ एसेस मिलते हैं ना जिसको हम बाद में लेके जो भी आगे के मतलब रिचुअल्स होते हैं उनके लिए जब हम जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करके रखते हैं उसको, वो एकदम फुल्ली उसको हीटेड, मतलब अनकंट्रोल्ड हीटेड नहीं उसको करते हैं वो लोग, ठीक है ना। खैर, तो ये जो रिमेन्स होंगे ये कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक, कौन से सॉलिड्स, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है। ये तरीका है सस्पेंडेड सॉलिड्स को पता करने का, लेकिन क्योंकि कंबाइंड था टोटल सॉलिड्स के लिए, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, मेजरमेंट ऑफ टोटल सॉलिड्स। अभी हमें केवल किससे जरूरत है, इससे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वजन को इस वजन में से घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक सॉलिड्स। नहीं समझ में आया? ये जो वजन मिल रहा है इस वजन को इसमें से घटा दीजिए, यू विल गेट द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। द होल पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। अब आते हैं इस कहानी के ऊपर। सर, इस सीव का साइज क्या होगा, और कितना भी छोटा साइज क्यों ना हो, हल्का फुल्का सॉलिड यहां पर आ ही जाएगा सस्पेंडेड। सही बात है, एकदम सही बात है। कई ऑथर्स सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड को सस्पेंडेड और डिजॉल्व नाम से जानते ही नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, क्योंकि ये समस्या है। वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं फिल्ट्रेबल और नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स के नाम से, और वो बोलते हैं कि फिल्ट्रेबल सॉलिड्स आर फिजिकल पैरामीटर, नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स आर केमिकल पैरामीटर। द सॉलिड्स दैट कैन बी फिल्टर्ड बाय अ sieve और स्पेसिफिक साइज, फिल्टर्ड एंड नॉन फिल्टर्ड। जो इसको सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड से मानते हैं वो ये कहते हैं कि आप जिस सीव को कंसिडर कर रहे हो, अगर उसमें से कोई सॉलिड नीचे निकल रहा है, देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट शुड नॉट बी काउंटेड एज सस्पेंडेड सॉलिड। वो किसके खाते में चला गया, डिजॉल्व सॉलिड के खाते में, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था, इसीलिए उसका अमाउंट, उसका परसेंटेज भी नेग्लेक्जिबल रहेगा, एकदम कम। ठीक। दूसरी बात, सीव का साइज स्पेसिफिक नहीं होता, इट डिपेंड्स के आपका जो पानी है वो किस सोर्स से लिया गया है। अगर ग्राउंड वाटर सोर्स है, बहुत छोटी सीव रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जनरली सस्पेंडेड सॉलिड्स होते ही नहीं है। कब आ सकते हैं, जब आपने बोरिंग होल में ऊपर से कोई इंप्योरिटी डाली हो, या फिर आप ड्रिल करके ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां पर मिट्टी की लेयर निकल रही हो, या फिर फ्रेश बोर हो, आपने अभी अभी बोर किया है, तो स्टार्टिंग में जो पानी आता है वो मटमैला आता है,
कुछ केसेस होते हैं, तो वहां पर बहुत फाइन रखना पड़ता है। और आपने अगर किसी सरफेस फोर्स से लिया हुआ है तो बड़ा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉलिड्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो स्पेसिफिक साइज नहीं होता फ्यूल का। आप अपने वाटर के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से सीव का साइज तय कर सकते हैं कि आपको फिल्ट्रेबल और नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड किस साइज के साथ अलग करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? द नेम ऑफ टेक्निक, द नेम ऑफ टेक्निक ग्रेविटोमेट्रिक एंड हीटिंग। द नेम ऑफ टेक्निक ग्रेविटोमेट्रिक एंड हीटिंग। बहुत सिंपल सा नाम है, समझ में आ रहा है। ग्रेविटोमेट्रिक इसलिए क्योंकि जब ये सॉलिड रिमेन बच रहे हैं तब आप उनको पता कैसे कर रहे हैं? तराजू पर तौल के। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटोमेट्रिक टेक्निक। और सॉलिड कैसे निकाले? हीट करके। पूरा नाम क्या हुआ? ग्रेविटोमेट्रिक एंड हीटिंग टेक्निक। आया ना? शगुन, शगुन लिखिए, लिखिए। टोटल सॉलिड्स इन वाटर, टोटल सॉलिड्स in water are measured by gravitrometric and heating technique as shown in figure, एज शोन इन फिगर। ये सब लिखवाने की जरूरत है क्या? हाँ, ये पूरा लिखवाने की जरूरत है क्या? मुझे समझ जाएंगे? ठीक। ये बेटा थोड़ा सा अलग है ना? नंबरिंग करूं क्या? ऐसा ना हो कि ये लिख के बीच में फिगर बन जाए फिर ये लिखो। हैंडल विथ केयर। अगर समझा नहीं है तो, समझा है तो हो ही जाएगा। शिवम खरे बोल रहा था 1 स्पून साइनाइड। मीटिंग में है कि नहीं है? है। इसको तो तालिबानी भी नहीं, शिवम तुम्हें तालिबानी भी नहीं रख पाएंगे। 1 स्पून साइनाइड, या अल्लाह। खुद का बनाएंगे फिर, बढ़िया। जनरली जो सीव होती है ना बेटा, ये फिल्टर पेपर की बनी हुई होती है। जो फिल्टर पेपर होता है ना, इन जनरल ये जो सीव होती है ना, फिल्टर पेपर की होती है। फिल्टर पेपर। अगर आप इस फिगर से नहीं समझ आ पा रहे हैं तो मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवा सकता हूं, या आप समझ जाएंगे? समझ जाएंगे ना कैसा क्या क्या हो रहा है? क्यों एलीन?
आज तुमसे पूछताछ नहीं हो पाई, कुछ बल्लम आ गए हैं ना क्लास में, इनको संभाल के रखनी बहुत मुश्किल काम है, आगे आगे आके बैठ जाते हैं। इन पर फिर ध्यान डालो तो किसी को पढ़ने ना दें, ये ऐसे हैं। नहीं कपिल, डन। मन नहीं मान रहा है, थोड़ा सा लिखवा देता हूं। नहीं मतलब फालतू नहीं लिखवा, मैं नहीं लिखवा रहा, पूरा प्रोसेस नहीं लिखवा रहा हूं। एक तो फिल्टर वाला लिखवा देता हूं, फिल्ट्रेबल नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड, क्योंकि उसका जिक्र नहीं हो पाया। रेंज पूरी बता देता हूं, रेंज 600 नहीं होती, 550 से 600 होती है, 550 to 600 के बीच में एवापोरेट होते हैं, ये लिखवा देता हूं। और बाकी तो आप रिमेन्स में फिर ड्राई सॉलिड हटाना ये आप पता कर ही लेंगे, है ना। लिखिए नीचे, राइट डाउन। ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ सॉलिड एंड डिजॉल्व्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा बोथ सॉलिड एंड डिजॉल्व्ड। ऑर्गेनिक कंटेंट कैन बी मेजर्ड बाय फायरिंग का मतलब समझते हैं ना, मतलब वो फायरिंग वाला वो तालिबान नहीं, आग जलाना। बाय फायरिंग द रेसिड्यू एट 550 डिग्री सेल्सियस, एट 550 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, टू 600 डिग्री सेल्सियस, full stop. Under these conditions, organic matter gets converted into water vapor, comma carbon dioxide, and other gases, remaining solids are inorganic solids, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को और क्या बोलते हैं बेटा? और सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन यही जो मैंने आपको बताया, यहीं से निकला है वो, फिक्स्ड सॉलिड्स, ब्रैकेट में लिखना इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, फिक्स्ड सॉलिड्स। एक आदमी के शरीर का एग्जैक्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन तुमको अलग करना है, ग्राम में, माइक्रोग्राम में, सबसे अच्छा तरीका बता। आज तुमको सपने आएंगे बहुत गंदे गंदे। जब बॉडी को लेकर के जाओ तो उसको बोलो चलने दो, फुल पे घुमा दो लीवर। तो फिर जो हल्का फुल्का राख आएगा ना, उसको टोटल बॉडी वेट में से हटा दो, यू विल गेट एग्जैक्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऑर्गेनिक तो कुछ आनी नहीं है, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक उड़ा दिया। जो भी कुछ आएगा दैट इज 100%, तो उसके शरीर में कैल्शियम था थोड़ा सा, और भी कुछ चीजें थी जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में थी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एच। बाकी सब चीज छोड़ गई, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, उसको टोटल बॉडी वेट में माइनस कर दो, यू विल गेट एग्जैक्ट वेट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन इन बॉडी। उस आदमी के अंदर कितना ऑर्गेनिक था, फिर उसके परिवार को पता क्या, देख हम निकाल के लाए हैं बाबूजी में कितना ऑर्गेनिक था और कितना इनऑर्गेनिक था। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखिएगा,
weight of inorganic fraction या solids equals to total dry solid minus remains at 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऑर्गेनिक फ्रैक्शन तो आपको पहले ही, सॉरी कुछ गलत कर गया क्या? नहीं नहीं, सही सही, ओके सही। यार मुझे ऐसा मैं कुछ गलत कर गया हूं। अब ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, जो रिमेन्स बचे वो क्या थे? इनऑर्गेनिक। द रिमेन्स वर GOI मैनुअल गाइडलाइन फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर। लीटर इस तरह से लिखना गलत है। लीटर कैसे लिखा जाता है? ऐसे। समझ में नहीं आता, LIT करके लिखता हूं, ठीक है। लीटर इस तरह से लिखना गलत होता है। लीटर में केवल एक एल बनाया जाता है, उसका जो सही साइन है। कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2000 के ऊपर है तो हमें उस पानी को ट्रीट करना पड़ेगा, सॉलिड्स उसमें से हटाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम पानी का उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे नोट लगा के लिखेंगे। तू कैसे लिख रहा है? एकदम घसीट घसीट के। जुगल सुंदर लिख बेटा, थोड़ा सा हैं? तेरी कॉपी को तू आईने में देखेगा तो उसको कैसा लगेगा? जब तेरी शादी होगी तो तू बहुत सारी चीजें देखेगा ना हैं? चीज सुंदर लगती तो बेटा अच्छी लगती है। मैं भूल गया अब तेरी कॉपी देख के। ऊपर तूने क्या वो क्या कर रखा है? वो मतलब लाइन थोड़ा सीधी भी खींचा कर यार भाई, फ्री एंड थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। सुंदर लेख लिख। वो देख बगल में पार्थ कितना बढ़िया लिख रहा है। नोट लगाइए, नोट। नोट नोट के अंदर वो फिल्टर विल्टर वाला लिख लेते हैं जो हमने लिखा था नीचे, ठीक। राइट डाउन इन नोट। देखिए, सस्पेंडेड सॉलिड्स स्मॉलर, सस्पेंडेड सॉलिड्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ फिल्टर, suspended solids smaller than the size of a filter pores, P-O-R-E-S, pores, filter pores,
will be measured as dissolved solids, will be measured as dissolved solids. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके hence to avoid this some writers classify the solids as filtrable and non-filtrable solids, filtrable and non-filtrable solids. ठीक है बच्चों? ठीक, आज की क्लास इतनी ही, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो रही है। मैं तो पढ़ी हूँ ना ऐसी क्लास से कभी भी। आज की क्लास में वहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा इसे सुधारने का प्रयास करेंगे क्वालिटी को, बट आई मे अश्योर यू दैट जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमारी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे हमारे अच्छी क्वालिटी की वजह से आज क्लास के अंदर थोड़ा सा मतलब देख नहीं पाए, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद इन हाफ एन आवर वी विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्डिंग होगी वो 4K होगी, मतलब कहना तो पड़ता है 1080 तो होगी, देखो इतना तो मैं बोल रहा हूँ, 1080 में रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। बाकी हम लोग कल देखते हैं, ठीक है? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।